नमस्कार सभी को। आज हम फिजिक्स के अंदर दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ये क्या, ये ज्यादातर बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। अब ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो विद्युत फ्लक्स का है। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अपन चुंबकीय फ्लक्स होता है वैसे विद्युत फ्लक्स होता है। अब क्या होता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है उसके तल के लंबवत जो विद्युत रेखाओं की जो संख्या होती है, गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल कहानी है, किसी भी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ले लेता हूं मैं। किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, अब क्षेत्र रेखा भी कह सकते हैं, बल रेखा भी कह सकते हैं, रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब रही बात, इसको दर्शाते कैसे, इसको दर्शाते हैं फाई से, इससे फाई से दर्शाते हैं। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे दिखाते हैं लेकिन यहां पे पी लिख देते हैं, दर्शाते हैं किससे, फाई से दर्शाते हैं। अगर इसकी बात करते हैं कैसे, मान लीजिए आपके पास एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से जो जाने वाली विद्युत रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र है वो इस इधर की ओर ये है E, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके पास A। तो यहां जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू लिखते हैं अपन E इंटू A लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी बंद एक वक्र है जिसका छोटा सा भाग अल्पांश जो ds इधर और विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, कितना थीटा कोण बनाता है, तो यहां पे उस कंडीशन में मिलेगा जो फाई मिलेगा इस अल्पांश के कारण अपने को देखो ये क्या होता है E, इसकी दिशा में देखे जाए तो ये क्या हो जाएगा ds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है E इंटू A होता है, A की जगह यहां ds लिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा E ds cos थीटा हो जाएगा। अगर ds के कारण अल्पांश के कारण है तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को d फाई मिलेगा। तो ये अल्पांश के कारण कितना मिला E ds cos थीटा। अब देखिए ध्यान से देखिए, E ds cos थीटा है, अगर संपूर्ण के कारण चाहिए तो ये क्या करोगे आप, संपूर्ण क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, तो यहां पे क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास फाई इक्वल्स टू और ये हो जाएगा E ds cos थीटा। अब वो सिंपल सी कहानी है कि ds cos थीटा कौन से गुणनफल में आता है, अदिश गुणनफल में आता है, सदिश गुणनफल में आता है। तो अदिश गुणनफल में आता है तो अपन क्या कहेंगे, अगर इसको दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं d फाई इक्वल्स टू E और डॉट ds वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अदिश गुणनफल है तो ये कौन सी राशि होगी, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि हो गई है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है अदिश राशि होती है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अच्छा, दूसरी कहानी, अगर इसका मात्रक देखा जाए तो कितना होगा, तो मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक देखिए आप, यहां पे E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है आपके पास मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। या फिर अन्य मात्रक होता है, इसका क्या होता है E का वोल्ट पर मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर हो जाएगा। दोनों मात्रक आप काम में ले सकते हो, ठीक है। देखिए इसका मात्रक देखा जाए तो कितना होगा, फिर मात्रक हो गया आपके पास। विमा की बात करते हैं, विमा कितनी होगी इसकी, आप न्यूटन की कितनी होती है, m1 L1 T-2 होती है। मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी।
नीचे कूलाम है तो ये हो जाएगा AT हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो m1 1 और ये 2 तो ये हो जाएगा L3 और यहाँ पे क्या T-2 ये ऊपर जाएगा तो T-3 A ऊपर जाएगा तो A-1 ये इसकी विमा होगी। ठीक है, इस तरह से अपन क्या विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि यदि किसी सदिश क्षेत्र या क्षेत्र सदिश से 300 के कैप से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र सदिश वो कितना है 2i - 3j प्लस का 5k और ये आपके पास होगा मीटर स्क्वायर में और ये आपके पास है वोल्ट पर मीटर के अंदर। ठीक है, वो तो क्षेत्र से निर्गत फ्लक्स याद कीजिए, आपको फ्लक्स याद करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो ए वेक्टर कितना आया हुआ है 300 के पाया हुआ, उसको कितना दिया हुआ मीटर स्क्वायर के अंदर। अगर इसके विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है आपके पास होगा ई वेक्टर वो 2i - 3j प्लस का 5k वोल्ट पर मीटर है। आपको पूछा है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या बताया था आपको E डॉट A वेक्टर होता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स E क्या है 2i - 3j के प्लस का 5k के और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, इसका क्षेत्रफल का, तो ये हो जाएगा 300k हो जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट है तो सेम सेम होगा, आई है नहीं इसके अंदर 0 हो जाएगा, जे नहीं है इसके अंदर 0 हो जाएगा। तो k वाला होगा तो k कितना हो जाएगा 300 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 1500 और ये आपके पास क्या हो जाएगा ये k हट जाएगा। फाई की बात करते हैं, फाई किसमें, ये वोल्ट मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एक समान आवेश वितरण। अब एक समान आवेश वितरण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक चालक है, उसकी लंबाई के अनुदिश या फिर सतह के अनुदिश या फिर उसके आयतन में आवेश का एक समान रूप से वितरण क्या कहलाता है, एक समान आवेश वितरण कहलाता है। क्या बताया, कोई चालक कार ले गया, उसकी लंबाई के अनुदिश हो, आवेश का एक समान रूप से वितरण हो तो उसमें क्या होगा, लंबाई अनुदिश हो सकता है या फिर क्या होगा पृष्ठ के अनुदिश मतलब सतह के अनुदिश या फिर क्या होता है उसके आयतन में। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है कि लंबाई के अनुदिश है, लंबाई के अनुदिश किसके लंबाई, यहां पर चालक की बात करते हैं, चालक। ठीक है, और एक दूसरा होता है आपके चालक की सतह पर और तीसरा होता है आपके चालक के आयतन में। ठीक है, यहां पे चालक की लंबाई के अनुदिश या फिर चालक की सतह पर या फिर चालक के आयतन में आवेश का एक समान रूप से वितरण, आवेश का एक समान रूप से वितरण। ठीक है, यहां पे अब देखिए अगर चालक की लंबाई के अनुदिश होता है तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई चालक है, उसकी लंबाई के अनुदिश आवेश का एक समान रूप से वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। मतलब क्या होता है, किसी चालक की लंबाई के अनुदिश आवेश का एक समान रूप से वितरण, एक समान रूप से वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है चालक की सतह पर। तो चालक की सतह पर तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 1 नंबर है और 2 नंबर होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण का क्या हो गया, सतह चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरण किसका, आवेश का, आवेश का एक समान रूप से वितरण।
पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, जैसे इसमें लंबाई केंद्रित होता है तो ये सतह पर आवेश का एक समान रूप से वितरण क्या कहलाता है, ये पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तीसरा है आपके पास चालक के आयतन में, तो यहाँ पे ये होता है आयतन आवेश वितरण बोलते हैं उसको, आयतन आवेश वितरण बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि चालक के आयतन में एक समान रूप से आवेश का वितरण वो क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण। तो सिंपल सी बात, लंबाई केंद्र से होता है तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, वो क्या होगा, लंबाई केंद्र से आवेश का एक समान रूप से वितरण कहलाएगा। दूसरा क्या होगा, चालक की सतह पर है तो उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएंगे, जो कि सतह पर आवेश का एक समान रूप से वितरण होगा। तीसरा होता है चालक के आयतन में, तो आयतन का मतलब क्या हो गया, उसको बोलेंगे उसके आधार पर आयतन आवेश वितरण कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहेगा, किसी चालक के आयतन में आवेश का एक समान रूप से वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ये तो हो गई आवेश वितरण की बात, जो कि 3 टाइप के होते हैं। इसके बेस पर अपन 3 हेडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आवेश वितरण के आधार पर यहाँ पे सबसे पहले क्या था, रेखीय आवेश वितरण, उस पे एक हेडिंग आती है आपकी रेखीय आवेश घनत्व। कौन सी, रेखीय आवेश घनत्व। अब ये रेखीय आवेश घनत्व क्या चीज है, अब रेखीय आवेश घनत्व का मतलब आपके पास कोई चालक तार है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, आवेश है वो एक समान रूप से वितरण है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अल्पांश काटते हैं, और अल्पांश की जो लंबाई है वो dl है, और जो इस पर उपस्थित आवेश है वो है dq, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, जो देखिए आप, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होगा किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब रही बात किसी चालक के एकांक लंबाई, अब एकांक लंबाई आ गई, उस पर क्या उपस्थित है, आवेश की मात्रा। यहाँ पे लंबाई कौन सी है, dl, dl के अंदर आवेश कितना उपस्थित है, वो है dq। तो यहाँ पे जो एकांक है तो यहाँ कौन में आएगा, तो dq/dl हो गया। इसको क्या लिखते हैं अपन, ये रेखीय आवेश घनत्व होता है और इसको लिखते हैं लैम्डा से, ठीक है। यहाँ पे dq/dl हो गया, तो इसको हम ये हो जाएगा, इसे किससे दर्शाते हैं, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी मात्रक देखा जाए तो मात्रक कितना होगा, मात्रक देखिए यहाँ पे q का मात्रक होता है कूलम और यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है मीटर। अगर इसकी विमा देखी जाए तो कितनी होगी, विमा इसकी कितनी होती है, यहाँ पे कूलम की 80 होती है, यहाँ पे L नीचे, तो यहाँ पे M तो है नहीं, L वो नीचे से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, L -1 ये मीटर है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये T1 और A1 ये इसकी विमा आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, जैसे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या था, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा थी, और वैसे ही क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लीजिए आपके पास क्या है, एक यहाँ पर क्षेत्रफल है और यहाँ पे जो ds क्षेत्रफल है उस पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, dq है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या समझा आप, तो यहाँ पे एकांक का मतलब क्या हो गया, ds पर उपस्थित मात्रा कितनी है, dq। तो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा वो क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, और इसको लिखते हैं सिग्मा से। किसे लिखेंगे, सिग्मा से लिखते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा वो कहलाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, dq/ds। तो यहाँ पे s की जगह a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण चाहिए तो अपन क्या करेंगे, q/s करेंगे। तो ये आ गया आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो मात्रक कितना होता है, यहाँ पे q का मात्रक कूलम और यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर इसकी विमा देखी जाए तो विमा कितनी हो जाएगी, m है नहीं, मतलब इसका द्रव्यमान है नहीं,
एल यहाँ मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये जाएगा टी और ए का मतलब टी किसका हो गया, कूलाम का हो गया। ये हो गई आपके पास पृष्ठ की आवेश घनत्व है। उसके बाद आता है आपके पास तीसरे नंबर पर आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए कोई भी एक चालक है और जिस पर अपन क्या करते हैं, आयतन काटते हैं अल्पांश। ये मान लीजिए आयतन है वो है dv और यहां पर जो उपस्थित आवेश है वो कितना है, dq है, ठीक है। तो इसके में क्या हो जाएगी, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा वो कितनी हो जाएगी, आयतन आवेश घनत्व। तो एकांक का मतलब हो गया dv, ऊपर क्या हो जाएगी अपने को आवेश की मात्रा वो कितनी हो जाएगी, dq। तो ये dq बटा dv इसका सूत्र होगा। इसको लिखते हैं रो से, रो से लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा वो कहलाती आयतन आवेश घनत्व और इसे लिखते हैं रो से। रो से लिखते हैं और इसका जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, कूलाम यहाँ पे क्यू का, और आयतन का कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। अगर इसकी विमा देखी जाए तो विमा कितनी होगी, यहाँ पे इसमें है नहीं m0 l -3 हो जाएगा और t और a हो जाएगा। तो ये इसकी विमा हो जाएगी। इस प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं, आगे सुन रहे, तीन प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जिसको अपन लैम्डा से लिखते हैं dq बटा dl, पृष्ठ के आवेश घनत्व जिसको अपन सिग्मा से लिखते हैं dq बटा ds, तीसरा आयतन आवेश घनत्व जिसको अपन रो से लिखते हैं dq बटा dv, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, गाउस नियम। अब ये गाउस नियम क्या होता है, गाउस नियम की फ्लक्स के बारे में बात करता है किसी बंद पृष्ठ से। तो इसको मैं सिंपली बता देता हूं। पहले आपके पास कोई भी बंद पृष्ठ है, यहां पर उपस्थित कुल आवेश है वो है सिग्मा क्यू, ठीक है। इस पर उपस्थित कुल आवेश कितना है, सिग्मा क्यू है। सिग्मा क्यू मतलब आवेशों का योग है। तो इसमें से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा ना वो फाई होगा। ये बोलता है इस पर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू और 1/ε0 जो कि निर्वात की विद्युतशीलता होगा, इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो किसी बंद पृष्ठ उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है वो फ्लक्स होता है, और यही गाउस नियम कहते हैं। तो उसकी जब परिभाषा देखें तो देखिए इसके अंदर इस नियमानुसार किसी यहां पे नाम आता काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब हो गया घिरा हुआ, ठीक है। परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 की गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 की गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो किससे बताया था मैंने अभी, वो बताया था फाई से। तो फाई इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या होगा, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा क्यू अपॉन, यहाँ क्या करूंगा 1/ε0 गुणनफल, 1/1/ε0 आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू अगर इस सही तरीके से लिखें तो सिग्मा क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। और इसी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स जो सूत्र था पहले अपन पढ़ा था
वो क्या था, फाई इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे यह कह सकते हैं ई ds cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। यही गॉस का नियम है। गॉस ने समझा बात। तो यहाँ पे बीजगणित के योग सिग्मा 2 को ये दर्शाएगा बीजगणित के योग को, और 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है गॉस नियम के निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या क्या है, पहला निष्कर्ष ये है कि मतलब उसमें क्या क्या कंडीशंस है, उससे क्या अपने को आउटपुट मिलते हैं, वो इसमें आएगा। सबसे पहली बात, जो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जो समेशन Q था वो किसको दर्शाता है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग को दर्शाता है। इसको बीजगणितीय योग। दूसरी चीज होती है, इसमें बोला था काल्पनिक बंद पृष्ठ से। अब काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है उसको गौसीय पृष्ठ भी कहते हैं। देखिए, तो यहां पे जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा, काल्पनिक बंद पृष्ठ गौसीय पृष्ठ भी कहलाता है। ये हो गई। अब इसके जो तीसरा होती है, तीसरी क्या है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, उसके बाहर कोई आवेश स्थित है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाली और खाली किसका पड़ेगा, जो बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका प्रभाव पड़ेगा, बाहर वाले का नहीं पड़ेगा। बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 30 हो गए। चौथा ये कहता है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसकी आकृति या आकार उस पर डिपेंड नहीं करता निर्गत फ्लक्स, केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ बात। तो मतलब ये हो गया, जो गाउस नियम है केवल किस पर निर्भर करता है, वो करता है उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पर, न कि पृष्ठ की आकृति या फिर उसके आकार पर। तो यहां कहेंगे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर करता है, यह केवल आवेश पर निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट ये है कि कोई भी मान लीजिए आपके पास बंद पृष्ठ है, उससे जो आने वाला फ्लक्स होगा या फिर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी उसको निवेशी, और जाने वाले होगी उसको निर्गत बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आने वाला होता है उसको ऋणात्मक लिया जाता है, और जाने वाला होता है उसको धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक तथा निवेशी फ्लक्स ऋणात्मक माना जाता है। यहां पे जो निर्गत फ्लक्स होगा उसको फाई आउट से लिखेंगे, आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहा है, और जो निवेशी फ्लक्स होगा उसको फाई इन से लिखेंगे, क्यों अंदर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो बाहर जो बाहर जाने वाला उसको धनात्मक लेंगे, और जो आने वाला होगा उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। 6 नंबर पॉइंट ये है कि
कि आपके पास कोई एक समरूप चालक है, उसमें जो उपस्थित कुल जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है। तो ये क्या कहेंगे, समरूप। समरूप का मतलब एक समान आकार से, समरूप चालक पर उपस्थित कुल फ्लक्स 0 होता है। अब 0 कैसे हो गया, मान लीजिए आपके पास एक ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और यहां पर कोई एक समान जो आकृति का एक सिलेंड्रिकल चालक है या फिर बेलनाकार चालक उपस्थित है। जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 0, मतलब फाई बाहर कितना जा रहा है और माइनस फाई अंदर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों मतलब माइनस क्यों लिया, जो आने वाला होता है उसको क्या लिया जाता है, ऋणात्मक, जाने वाला क्या लिया जाता है, धनात्मक। जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो यहाँ पे फाई आउट और मतलब जो जाने वाला और बराबर है फाई इनपुट। तो यहाँ जो फाई टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, समरूप चालक पर उपस्थित कुल फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कूलॉम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। अपने को क्या करना है, कूलॉम नियम से क्या करोगे आप, जो गाउस नियम, कूलॉम नियम क्या था, Q1Q2 बटा R², जबकि गाउस नियम क्या होता है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, तो सिंपल सी कहानी है। देखिए आपके पास एक कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ या फिर अपन गोलाकार ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। बंद पृष्ठ है और यहां पर अपन ने एक अल्पांश ds का है, यह है ds, ठीक है। और जो इसकी त्रिज्या थी ये है आपके पास r, और यहां पर जो एक घन कोण बन रहा है, मतलब 3D के अंदर है, उसके अंदर आपको एक घन कोण काटा, घन कोण समझे। आप मान लीजिए कोई एक गोलाकार चीज है, उसमें से एक आप त्रिकोण मतलब सॉरी कोण निकालते हो, शंकु निकालते हो, तो उसमें जो बनेगा, जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, घन कोण। जो 3D के अंदर होता है वो कौन कहलाता है, घन कोण, और 2D के अंदर दो समतल में होता है उसको बोलते हैं समतल कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो घन कोण है वो कितना दिया हुआ है, देखिए घन कोण इसे बोलेंगे, ये ले लेता हूं मैं ds, इतना इतना, इसको लिखेंगे d ओमेगा से, किससे लिखेंगे, d ओमेगा से लिखेंगे। तो चूंकि जो इससे फ्लक्स है ds से निर्गत फ्लक्स वो कितना होगा, यहाँ पे d, ये फाई इक्वल्स टू क्या होता है, e ds होता है। तो यहाँ पे e ds कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ds है तो ये क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा। अगर मेरे को चाहिए यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे e की दिशा में थीटा की वैल्यू मैंने 0 कर दी, और कुल फ्लक्स चाहिए तो क्या करेंगे, वो कितना हो जाएगा, समाकलन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, खाली e ds हो जाएगा, सिंपल कहानी। अब बात करते हैं यहाँ पे E की। अब E कहां से लाएंगे, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए क्योंकि कूलॉम नियम से या फिर इससे विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, E इक्वल्स टू क्या होता है, KQ अपॉन R² होता है। यहाँ पे K Q की जगह कितना है, dQ बटा में R², तो ये हो गया R²। इसकी वैल्यू मिल गई। अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। अगर इसको थीटा की वैल्यू 0 नहीं करते हैं या फिर थीटा वैल्यू आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कोस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। 0 अपन ने एक बार ली है, अगर नहीं हो तो अब लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अगर जैसे अपन रखेंगे तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, e ds, e की वैल्यू कितनी है, k dq अपॉन कितना हो जाएगा, R², और ये कितना हो जाएगा, ds कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपके पास, dq दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू बाहर ले आएंगे, k dq को बाहर ले आएंगे, k dq बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 बटा R² और ds कोस थीटा हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे जो ds
cos थीटा है। अब ये क्या चीज है, इसको लिखते हैं घन कोण से लिखते हैं। तो जो घन कोण होता है वो होता है क्षेत्रफल बटा होता है त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहां पे डी ओमेगा इक्वल्स टू क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, डी एस कोस थीटा दिया बटा आर स्क्वायर त्रिज्या। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये फाई इक्वल्स हो जाएगा के, और यहाँ पे हो गया डी क्यू, और ये कितना हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। सिंपल कहानी। अब अगर अपन के की वैल्यू देखें कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये क्या हो गया डी क्यू, और ये हो जाएगा डी ओमेगा हो गया। ठीक है, अब डी ओमेगा घन कोण होता है, अगर डी ओमेगा अगर समाकलन करते हैं ना तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 4 पाई होती है। तो फाई की कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी क्यू, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 पाई होगी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो अपने को जो फाई की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिल जाएगा डी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। यहाँ पे डी क्यू लिया हुआ है, आवेश कितना लिया हुआ है डी क्यू लिया हुआ है तब है। अगर आवेश आपके पास कितना हो क्यू है तो ये कितना हो जाएगा, या फिर कैसे लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो देखिए ये किसका है, ये कौन सा नियम है, ये गाउस का नियम है। लेकिन कौन सा चले थे अपन, कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से क्या प्रूव कर दिया, गाउस का नियम प्रूव कर दिया। ठीक है, इस तरह से गाउस नियम को अपन सत्यापित कर सकते हैं कूलॉम नियम से। ठीक।